नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल GAAP गैप के बारे में। इसके बारे में बात करने से पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि गैप होते क्या हैं। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, वो मैं आपको समझाना चाहूँगा गैप के बारे में। दोस्तों, जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं या ये मानिए कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, सपोज़ कोई इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में करना चाह रहे हैं, तो उसको कैसे आप समझेंगे? वो समझने के लिए उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम देखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। ये समझना तभी पॉसिबल और तभी रेलिवेंट रहता है जबकि एक स्टैंडर्ड हो हर एक रिपोर्ट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में एक सभी देशों का, सभी कंट्रीज़ का एक स्टैंडर्ड हो, इसलिए गैप बनाया गया, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि जनरली एक्सेप्टेड मीन्स सभी लोगों के द्वारा जो एक्सेप्ट किए गए हैं प्रिंसिपल्स, उन्हीं को जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोला जाता है। अकाउंटेंसी को बिजनेस की लैंग्वेज बोलते हैं। अब बिजनेस कम्युनिकेट्स थ्रू इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के द्वारा बिजनेस कम्युनिकेट करता है, मीन्स अपनी परफॉर्मेंस बताता है। विच आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो बनाए जाते हैं इन रूल्स को फॉलो करके, सो दैट दे आर अंडरस्टूड इन यूनिफॉर्म मैनर। गैप आर अ सेट ऑफ रूल्स। रूल्स क्या होते हैं, इनको समझने के लिए रूल्स की डेफिनेशन मैं आपको दिखाता हूं। अ पीस ऑफ एडवाइस व्हाट यू शुड डू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना है, उसकी जो एडवाइस होती है उसको हम रूल कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट एक आइडिया होता है, और इसी तरह से गाइडलाइंस, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट सजेस्ट हाउ समथिंग शुड बी डन। गैप आर सेट ऑफ रूल्स, कॉन्सेप्ट, गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गैप क्या है? रूल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं और गाइडलाइंस हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए। कई तरह से इसको समझाया गया है, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, और आप वीडियो पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशंस एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। ठीक है। एक और है, गैप आर सपोर्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द अकाउंटिंग बॉडीज। मतलब अलग अलग जो अकाउंटिंग बॉडीज हैं उनके द्वारा ये सपोर्टेड है। काफ़ी सारी अकाउंटिंग बॉडीज के द्वारा ये सपोर्टेड है। उसमें से एक है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। गैप इंक्लूड्स नॉट ओनली अकाउंटिंग प्रिंसिपल बट ऑल्सो प्रोसीजर्स फॉर अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल्स। गैप केवल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं है, जबकि इसमें प्रोसीजर्स भी हैं कि इन प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई किया जाए। दे आर देयरफॉर ग्राउंड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सो दैट सिमिलर इकोनॉमिक इवेंट्स आर रिपोर्टेड बाय ऑल इन अ सिमिलर मैनर। मतलब सभी के द्वारा एक ही तरह से, एक ही प्रोसीजर को अपना के इकोनॉमिक इवेंट्स हैं जो फाइनेंशियल अकाउंट्स जो हैं वो प्रिपेयर किए जाएं। अब यहाँ पे एक और एक डेफिनेशन दी गई है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मे बी डिफाइंड एज दोज रूल्स ऑफ एक्शन और कंडक्ट विच आर अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली। मीन्स पूरे यूनिवर्स के द्वारा, पूरे वर्ल्ड में एक ही तरह से सारी प्रोसीजर्स किए जाएं जो कि सभी के द्वारा एक्सेप्टेड हैं फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। दे आर द नॉर्म्स और रूल्स विच आर फॉलोड इन अकाउंटिंग फॉर ट्रीटिंग वेरियस आइटम्स ऑफ असेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम्स। असेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, इन सब चीज़ों को अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स में एक ही तरह से ट्रीट किया जाए, उसके लिए नॉर्म्स और रूल्स हैं। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गैप क्या है। तीन है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। पहला है गोइंग कंसर्न, दूसरा है एक्रूवल, तीसरा है कंसिस्टेंसी। एक बार हम 15 के 15 देख लेते हैं, उसके बाद इनकी डिटेल में आपको बताऊंगा। और अदर 13 कौन से हैं? पहला है अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म और टाइमलीनेस कॉन्सेप्ट।
तो ये टोटल 15 है। अब हम इनके बारे में डिटेल देखते हैं। पहले हम 3 जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं इनकी डिटेल देखेंगे, इनका मतलब क्या है। उसके बाद जो 13 हैं उनके बारे में देखेंगे। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट transactions be recorded in the books of account presuming that business is a continue or a going concern. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जो ये बिजनेस है आपका, ये लॉन्ग रन में चलेगा। लॉन्ग रन में चलने का मतलब ये है कि हमने आज बिजनेस खोला है, 10 दिन के बाद इसको हमने बंद नहीं करना है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जो बिजनेस आपने खोला है वो सालों साल, साल दर साल आगे चलता रहेगा। एंट्रीज हमें उसी हिसाब से उसमें करनी है। इट विल बी कैरीड फॉर अ फॉरसीएबल पीरियड विदाउट एनी इंटेंशन टू क्लोज, ब्रिंगिंग डाउन। तो इसको आप जब बिजनेस आप कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको क्लोज करने के पर्पज से कर रहे हैं, इसको लॉन्ग रन में चलाने के पर्पज से बिजनेस हो रहा है। ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है। अगला कॉन्सेप्ट है एक्रूवल कॉन्सेप्ट। एक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू, नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। सपोज अगर हमने कोई माल बेचा है, सेल किया है क्रेडिट पर, क्रेडिट सेल है 10,000 रुपए की और पैसा 2 महीने बाद आना है, लेकिन इसकी एंट्री हमें आज ही करनी है क्योंकि हमने आज इसको बेचा है, टुडे। 2 महीने के बाद इसकी एंट्री नहीं करनी है क्योंकि पैसा 2 महीने बाद आना है। इट डजंट मीन कि 2 महीने के बाद हम एंट्री करेंगे। जिस दिन बिका है उसी दिन हम उसकी एंट्री करेंगे। ये एक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट accounting practices once selected and adapted should be applied consistently year after year. कंसिस्टेंसी वर्ड की जो मीनिंग है उसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हम एक प्रैक्टिस अपनाएंगे उसको हम लॉन्ग रन में ईयर बाय ईयर वही प्रैक्टिस हम अप्लाई करेंगे अपने बिजनेस में। जैसे कि डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का जो मेथड है वो हम एक ही मेथड लेके चलेंगे, या तो एसएलएम ले लें, स्ट्रेट लाइन मेथड, या रिटन डाउन मेथड, रिटन डाउन मेथड। इन दोनों में से कोई एक मेथड डेप्रिशिएशन के लिए, ये आगे बताएंगे कि ये दोनों मेथड्स क्या होते हैं। अभी केवल कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट हमको समझना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने 4 महीने या 1 साल के लिए हमने एसएलएम लिया और फिर अगले साल हमने इसको सेकेंड ईयर में डब्ल्यूडीएम कर दिया। ये नहीं करना है। इससे क्या होता है कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रॉपरली आप उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे। अगर 4 साल के बाद एनालिसिस करने बैठे तो फर्स्ट ईयर में आपने एसएलएम लगाया था, सेकेंड ईयर आपने डब्ल्यूडीएम कर दिया, फिर थर्ड ईयर में एसएलएम कर लिया, तो इसको आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेम प्रोसीजर आपने नहीं अपनाया है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। ये 3 चीज़ें थी हमारी, एक तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, एक्रूवल कॉन्सेप्ट और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये तीनों कॉन्सेप्ट जो हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे ये अप्लाई होते हैं। अब हम देखते हैं 13 मोर कॉन्सेप्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, दोनों चीजें सेम हैं। बिजनेस इज एन अकाउंटिंग एंटिटी। अकाउंटिंग एंटिटी क्या होता है? जब हमारी एक कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है या हमारी कोई कंपनी होती है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है।
कृत्रिम व्यक्ति बोलते हैं इसको हिंदी में। अब दो चीजें हो गई यहां पे, एक तो आर्टिफिशियल पर्सन जो हमारी कंपनी है, दूसरा ओनर। अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये दोनों सेपरेट होते हैं, सेपरेट एंटिटी होता है दोनों, इनको हम एक में मैच नहीं करेंगे, मिक्सअप नहीं करेंगे। इनके बुक्स ऑफ अकाउंट अलग होंगे, इनके बुक्स ऑफ अकाउंट अलग होंगे। अब होता क्या है, ओनर जो है बिजनेस का, ओनर बिजनेस का क्रेडिटर होता है। मीन्स हमेशा ओनर क्या करता है, ओनर बिजनेस जब शुरू करता है तो कैपिटल लगाता है, कैपिटल। तो इसका जो कैपिटल है बिजनेस में लगा है, तो बिजनेस जो है देनदारी खड़ी हो जाती है। बिजनेस में सपोज 1 लाख रुपए ओनर ने लगाया, तो यहां पर 1 लाख रुपए की देनदारी है बिजनेस की ओनर के लिए। तो इसलिए इन दोनों को सेपरेट रखते हैं, बिजनेस और अकाउंटिंग। बिजनेस एंटिटी और ओनर दोनों सेपरेट एंटिटी होती हैं, इनको मिक्सअप नहीं करते। इसलिए कह रहे हैं कि बिजनेस इज एन अकाउंटिंग एंटिटी एंड ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के व्यू पॉइंट से अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड की जाएंगी बुक्स ऑफ अकाउंट में। सेकेंड पॉइंट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, ये मैंने आपको जब अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ाए थे उसमें ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स के बारे में बताया था। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन मनी टर्म। इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है जो मॉनेटरी टर्म में लिखा जा सकता है, जो मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड किया जा सकता है, वही ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स जो हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर किए जाएंगे। जैसे लाइक सेल्स 2000 रुपये, ये मॉनेटरी टर्म में है इसलिए इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। नॉन मॉनेटरी टर्म का ट्रांजैक्शन किया हुआ, राम इज़ अ गुड एम्प्लॉय, राम इज़ अ वेरी गुड एम्प्लॉय, तो ये अगर कोई है ना तो ये ट्रांजैक्शन है ना ही इवेंट है, तो इसको ना ही ये मॉनेटरी टर्म में हम इसको लिख सकते हैं, तो इसलिए इसको हम एंटर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जितने भी मॉनेटरी टर्म में हम कर सकते हैं वही एंट्री करी जाएंगी, रिकॉर्ड की जाएंगी, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड और पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब यह है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड सो दैट द परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट अ रेगुलर इंटरवल। होता क्या है, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च होता है। अगर 100 साल बिजनेस चलना है तो एक एक साल के पीरियड्स में इसको हमने तोड़ा। उसके अलावा अगर इसकी और भी अच्छी परफॉर्मेंस देखनी है तो Q1, Q2, Q3, Q4 में इसको तोड़ देते हैं। कैसे? इसको कर दिया अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर और जनवरी टू मार्च, 4 क्वार्टर हो गए अलग अलग, क्वार्टरली परफॉर्मेंस। तो वही कह रहे हैं कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब ये है लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड सो दैट इट्स परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट अ रेगुलर इंटरवल। दोस्तों अगला देखते हैं कंप्लीट और फुल डिस्क्लोजर। कंप्लीट और फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दिस कॉन्सेप्ट होल्ड्स दैट देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द एंटिटी। कंप्लीट और अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जितनी भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है मॉनेटरी रिलेटेड या इकोनॉमिक रिलेटेड। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हैं और इंटरेस्ट आता भी है बिजनेस में और इंटरेस्ट जाता भी है। कैसे? सपोज आपने किसी को 10,000 रुपये लोन दे रखा है बिजनेस के थ्रू, पर्सनल नहीं, क्योंकि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, बिजनेस अलग ओनर अलग। तो बिजनेस के थ्रू आपने 10,000 रुपये का लोन दे रखा है या किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर रखा है, वहाँ से कोई इंटरेस्ट आ रहा है आपके पास। और इसी तरह से आपने किसी बैंक से 10,000 रुपये का लोन ले रखा है। अब आपको जो इंटरेस्ट आ रहा है वो सपोज 1,000 रुपये आ रहा है और जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं वो 800 रुपये दे रहे हैं। तो ये कंप्लीट ऑफ और फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट ये कहता है
कि आपको ये यहाँ पे नहीं दिखाना है इंटरेस्ट 200 रुपये रिसीव्ड, आपको ये दोनों एंट्रीज करनी है। नेट इंटरेस्ट नहीं दिखाना है, आपको दोनों एंट्रीज देनी है कि 1000 रुपये आया और 800 रुपये आपने पे किया। इंटरेस्ट अकाउंट में भले ही आपका बैलेंस वो दिखेगा 200 रुपये जब आप लेज़र बनाएंगे, बट यहाँ पर आपको दोनों एंट्रीज अलग अलग करनी होंगी, इंटरेस्ट आने की भी और इंटरेस्ट पे करने की भी। नेट इनकम नहीं उसको वहाँ पर शो करना है केवल, जिससे कि जो भी डिसीजन ले रहा है या जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ रहा है उसको ये पता तो लगेगा कि आपका लोन कितना है, आपने लोन कितना दे रखा है। तो इसलिए कंप्लीट और फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको सारी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन की पूरी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग करनी है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। एज पर दिस कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्नड एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टेब्लिश्ड। इट इज टू बी नोटेड दैट रिकॉग्निशन एंड रिसिप्ट ऑफ एन अमाउंट आर टू सेपरेट एस्पेक्ट्स। अब ये क्या कह रहे हैं, एज पर दिस कॉन्सेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्नड एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टेब्लिश्ड। अर्न करना और रिसिप्ट, मतलब अर्न करना या रिकॉग्नाइज करना और रिसिप्ट ऑफ अमाउंट दो अलग अलग चीज़ें कही गई हैं। क्यों कही गई हैं कि हमने 10,000 रुपये का क्रेडिट सेल किया टुडे, लेकिन ये पैसा आना है 2 महीने के बाद, आफ्टर 2 मंथ्स ये पेमेंट हमारे पास आना है। अब इसमें क्या हुआ, एज पर दिस कॉन्सेप्ट क्या कहा जा रहा है कि रेवेन्यू जब आएगा, एज पर दिस कॉन्सेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्नड एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टेब्लिश्ड। अब यहाँ पे क्या है, अमाउंट रिसीव करने का ऑब्लिगेशन जो था वो इस्टेब्लिश हो चुका है, बट रेवेन्यू जो है मतलब एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ अमाउंट जो है वो 2 महीने के बाद होना है। तो ये एंट्री सेम डे हो जाएगी और ये पेमेंट जो है 2 महीने बाद आएगा। उससे ऐसा नहीं है कि 2 महीने के बाद वो एंट्री की जाए। तो ये होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब अगला देखते हैं, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स verifiability or and reliability, which means that there is some evidence in ascertaining the correctness of the information reported. मैंने जब अकाउंटिंग टर्म्स आपको बताए थे तो उसमें वाउचर्स के बारे में बताया था। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिविटी मीन्स वेरीफाइबिलिटी एंड रिलायबिलिटी विच मीन्स देयर इज सम एविडेंस। अब वाउचर्स क्या होते हैं, वाउचर्स आर एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन होता है वाउचर, और ये यहाँ पर एविडेंस की बात की जा रही। तो ये कह रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो रही है, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन या बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी एंट्री हो रही है उसका कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट का मतलब यही है कि हर एक इंफॉर्मेशन या एंट्री जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसका एविडेंस चाहिए होता है, एविडेंस रखना है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू द मैचिंग कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू एंड कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न द रेवेन्यू। फिर से समझिए, अकॉर्डिंग टू द मैचिंग कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू एंड कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न द रेवेन्यू शुड बी मैच्ड। It means revenue and related costs should be recognized in the same accounting period. Suppose revenue मतलब सेल्स, हमने सेल की 1 लाख रुपए की। अब इस 1 लाख रुपए को रेवेन्यू जो हमारे पास आ रहा है, इसमें जो कॉस्ट आई है, कॉस्ट किस तरह से आ सकती है, इसमें जो एम्प्लॉयज़ लगे होंगे उनकी सैलरी, कन्वेंस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं रेवेन्यू को अर्न करने में, वो सारे सेम अकाउंटिंग पीरियड में मैच किए जाएंगे और उनकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में सेम अकाउंटिंग पीरियड में होनी चाहिए।
अगला देखते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर कॉस्ट टू द बिजनेस। कॉस्ट टू द बिजनेस, अब ये रिकॉर्ड किए जाएंगे कॉस्ट टू द बिजनेस। इसका मेनली जो ये कॉन्सेप्ट है वो असेट्स के लिए माना जाता है। जैसे कि हमने कोई मशीनरी खरीदी या बिल्डिंग खरीदी, अब इस बिल्डिंग की कॉस्ट हमें 10 लाख रुपए पड़ी, 10 लाख में हमने खरीदी, बट इसकी करंट वैल्यू 15 लाख की है। तो हम जो एंट्री अपने बुक्स में करेंगे वो यहां की ये करेंगे जब इसकी एप्रिशिएटेड वैल्यू की नहीं करेंगे। तो वही कह रहे हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे इसकी एंट्री करनी है। तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो बिल्डिंग की कॉस्ट आएगी वो 10 लाख रुपए ही आएगी, क्योंकि 10 लाख रुपए में हमने इसको लिया है। नेक्स्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, अ डेबिट एंड अ क्रेडिट of an equal amount. For every debit there is a credit of equal amount and vice versa. यहां पे डबल एंट्री सिस्टम की बात हो रही है। मतलब हर एक एंट्री जो होगी उसका अगर डेबिट है तो सेम अमाउंट से उसको क्रेडिट भी होगा। जैसे राम ने कैश दिया तो कैश को डेबिट कर देंगे और राम को क्रेडिट कर देंगे। कैश पेड टू राम, राम डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो हर एक एंट्री में डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होगा, डुअल एंट्री कॉन्सेप्ट। अगर किसी अमाउंट से एक एंट्री डेबिट हो रही है तो उसी अमाउंट से दूसरी एंट्री क्रेडिट होगी। नेक्स्ट देखते हैं मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। एन आइटम इज मटेरियल इफ इट कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर, अकॉर्डिंगली इट इज अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आइटम्स दैट आर मटेरियल शुड बी डिस्क्लोज्ड। इसका मतलब ये हुआ डिसीजन, यूजर का डिसीजन जो है, यूजर कौन है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर। अब उसके लिए कौन सी आइटम मटेरियल है, कौन सा आइटम मटेरियल नहीं है, एक एग्जांपल से आप समझें। सपोज एक 12 लाख रुपए का टर्नओवर है एक फर्म का, अब उसने 5 लाख रुपए लगा दिए एक्सपेंशन में, और यहीं पे एक 100 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी ने 5 लाख रुपए लाया एक्सपेंशन में। अब कौन सी इंफॉर्मेशन ज़्यादा मटेरियल आपको लग रही है? यहाँ पर क्या है, 50% लगा दिया है और यहाँ पे अप्रॉक्स 5% आएगा। तो ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा मटेरियल है यूज़र्स के लिए जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखते हैं। हो सकता है वो हमारे इन्वेस्टर हो सकता है हमारे जो सप्लायर्स हों। तो इसको दिखाना, रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। वही कह रहे हैं कि मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में इफ़ इट कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूज़र, आइटम इज़ मटेरियल। अब ये यूज़र के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 12 लाख की कंपनी है, 5 लाख रुपए ये इन्वेस्ट कर रही है अपने एक्सपेंशन में। तो यहाँ पर यूज़र इसको रीड करेगा तो उसको ये लग सकता है कि कंपनी आगे अच्छा ग्रो करने वाली है। तो ये सारी चीज़ें जो भी मटेरियल है वो उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको डिस्क्लोज करना है। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, इसका मतलब ये होता है ऑल अकाउंट्स। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का मतलब ये है अकाउंट ऑल एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बट डू नॉट अकाउंट एक्सपेक्टेड गेन्स एंड इनकम। फ्यूचर में होने वाले जो लॉसेस हैं और एक्सपेंसेस हैं इनको तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में लेना है, बट गेन्स और इनकम को बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लेना है। एक्सपेक्टेड
कैसे है, जैसे कि आप डेप्रिसिएशन को ही ले लें। डेप्रिसिएशन हर साल, सपोज़ 1 लाख रुपए की कोई मशीनरी है और 10 साल के लिए ये हमारे पास है, इसकी लाइफ एक्सपेक्टेड हमने 10 साल मानी है, तो 10,000 रुपये पर ईयर्स का डेप्रिसिएशन बुक्स ऑफ अकाउंट में पोस्ट करना है। अब ये हर साल पोस्ट करना है, ऐसा नहीं है कि हम इसको पोस्ट ना करें, हम छोड़ दें और 2 साल के बाद 30,000 रुपये एक साथ पोस्ट कर दें, नहीं। ऑलरेडी अपने आप ही हर साल इसमें 10,000 रुपये का हमें ये पोस्ट करना है। तो जितने भी एक्सपेंस एंड लॉसेज हैं उनको तो पहले ही हमें दिखा देना है, जबकि गेंस और इनकम्स को हमें अकाउंट नहीं करना है। ये है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म मीनिंग से ही आप इसको समझ रहे होंगे, कंजर्वेटिव। टाइमलीनेस, टाइमलीनेस का मतलब ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू यूजर्स विद इन अ रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम का मतलब क्या है कि अगर अप्रैल टू मार्च ये हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है, अब अप्रैल टू मार्च वाली इंफॉर्मेशन ये 23 मान लेते हैं, ये 22 मान लेते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन अगर मार्च 24 में आएगी तो इसका रेलिवेंस नहीं रह जाता है। वही कह रहे हैं कि टाइमलीनेस मतलब अगर आपको आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ में रिपोर्टिंग देनी है तो वो टाइम से जाना चाहिए, यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के पास ये टाइमली जाना चाहिए, टाइमलीनेस होना चाहिए। टाइम फ्रेम जो भी चीज़ों के लिए है उसको फॉलो करना है, किसी भी चीज़ के लिए। ये है टाइमलीनेस कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन करिए। इसका लिंक टेलीग्राम का हम अभी इसमें शेयर कर देंगे, कमेंट बॉक्स में शेयर कर देंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं और उसको ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच।